गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पे स्वागत है। और आज हम लोग भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तो विनिर्माण क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है तो सेवा क्षेत्र। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है तो कृषि क्षेत्र का। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है तो सेवा क्षेत्र का। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। नियोजन के आरंभ में 1950-51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः 51.11, 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया। तो 17.5%, 31.8% और 50.7%। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई तो 1950 ईस्वी में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई तो 1951 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय है तो उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो गोवा की। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है तो बिहार। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था तो दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था तो दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है तो उपयुक्त में दोनों। तो कौन, उत्पादन गणना विधि और आय विधि। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है तो राष्ट्रीय आय से। 1939 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे तो PC महानोविस। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे तो दादा भाई नौरोजी और शिवराज ने। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी तो 4 अगस्त 1949 ईस्वी को। स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था तो इनमें से सभी। तो परंपरागत श्रृंखला, पुनर्निरीक्षण श्रृंखला और नवीन श्रृंखला। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है तो
उपयुक्त दोनों आधार पर, तो चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समांकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? तो 2004-05 के आधार वर्ष पर। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है तो अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। भारत में राष्ट्रीय आय की भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो पर्याप्त सही एवं सही सांख्यिकीय विधियों की कमी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने सब आकलन किया था? तो दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तृतीयक क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो प्राथमिक क्षेत्र का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त मान है? तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। राष्ट्रीय आय का परिकल्पन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? तो सभी प्रकार की बचत का योग। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो लॉटरी जीतना। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है तो देश की कुल जनसंख्या से। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं तो अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से की। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निश्चित दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा हिस्सा सही क्रम में है? तो सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है तो 2011-12। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तो तृतीयक क्षेत्र। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। तो केवल एक। मूल्यह्रास
किसके बराबर होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो निवेश विधि। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की प्रसिद्ध पद्धति नहीं है? तो मैट्रिक्स पद्धति। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किससे घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो हास्य को। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है तो सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किस जीडीपी का हिस्सा है? तो भारत का। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो अवितरित आय को। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? तो निर्यात मूल्य को जोड़ना। निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। तो एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। तो उत्पादन कार्य का योगफल। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो मूल्यह्रास व्यय। निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो सेवा क्षेत्र से। भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है? तो सेवा क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? तो जीएनपी माइनस मूल्यह्रास।